हेलो स्टूडेंट्स, साल 2023 की पहली क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं IUPAC फॉर फंक्शनल ग्रुप, और आज हम एक एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में गिवन है, वो है हमारा IUPAC फॉर क्लोज चेन कंपाउंड। अभी तक आपने जितने भी कंपाउंड पढ़े थे वो ओपन चेन कंपाउंड थे। देखा होगा कार्बन हमारा ओपन था, लेकिन आज हम पढ़ेंगे क्लोज चेन कंपाउंड। क्लोज चेन का मतलब होता है अगर कार्बन बिटवीन कार्बन जितने भी बॉन्ड हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, क्लोज्ड। वो हमारा क्लोज चेन कंपाउंड होता है। दो टाइप के कंपाउंड होते हैं ये, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का मतलब होता है अगर कोई भी कंपाउंड कार्बन से शुरू है, कार्बन पे ही खत्म है, वो होमोसाइक्लिक है। और अगर कोई भी कंपाउंड कार्बन से शुरू होकर किसी अदर एलिमेंट पे खत्म है तो वो हेट्रोसाइक्लिक है। ठीक है। और जैसे ये यहां पे कितने कार्बन है, 1 2 और 3 का मतलब क्या हो गया हमारा प्रो। लास्ट क्लास में सीखा था सिंगल बॉन्ड क्या होता है, तो ये हो गया प्रोपेन। कोई भी अगर साइक्लिक ग्रुप आता है तो अपने मन से हम लगाते हैं साइक्लो, क्या लगाते हैं, तो ये हमारा हो गया साइक्लोप्रोपेन। ठीक है। पहली चीज ये है, अगर हम हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे तो कितना हो जाएगा यहां पे, इंपॉर्टेंट इसलिए है अगर इसका हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखें तो क्या होगा, कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है। अगर हम आपसे पूछें इसका IUPAC नेम क्या है तो आप कहोगे 3 कार्बन क्या होते हैं, प्रो। लास्ट क्लास में ट्रिक बताई थी, डबल करके चेक करते हैं, अगर वो सेम दिखता है तो हम इन जोड़ते हैं। 3 2 क्या होता है 6, तो यहां पे क्या नाम हो गया, प्रोपीन हो गया ना। अब देखो ये नाम क्या है हमारा प्रोपीन, और ये नाम क्या है हमारा, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, यहां पे स्ट्रक्चर डिफरेंट है, यही आइसोमेरिज्म। ठीक है। कंपाउंड्स विच कंटेन सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर कॉल्ड आइसोमेरिज्म। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो CH3 CS डबल बॉन्ड CS2 ये बनेगा। ठीक है। तो ऐसा हम पढ़ते हैं, एक डबल बॉन्ड कन्वर्ट होता है साइकिल में। गॉट इट। एक डबल बॉन्ड कन्वर्ट होता है साइकिल में, ये मतलब होता है साइक्लो। और साइक्लो को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। एक हमारा नॉर्मल था जो हम पढ़ चुके हैं, एक हमारा एरोमेटिक स्पेशल वर्ड भी आया था। ठीक है। और जो एरोमेटिक वर्ड है वो आया है हमारा एरोमा से। किसका मतलब है, एरोमा का मतलब क्या है, एरोमा का मतलब है फ्रेग्रेंस। क्या मतलब है, अगर किसी भी कंपाउंड में स्पेशल स्मेल आ रही है तो क्या है, एरोमेटिक। और एरोमेटिक भी 2 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। आपके फर्दर क्लासिफिकेशन नेक्स्ट क्लास में है। पहला होता है बेंजीनॉइड, एक होता है नॉन बेंजीनॉइड। हमारे कोर्स में सिर्फ बेंजीन का स्ट्रक्चर दिया गया है, तो बस जान लो कि बेंजीन का स्ट्रक्चर ये होता है। ये हमारा एक ऑर्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। कहीं भी अगर ये स्ट्रक्चर दिखेगा तो वो एरोमेटिक ही होगा। और यहां पर IUPAC के स्पेशल रूल्स फॉलो होते हैं। नंबरिंग का यहां पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ठीक है। और आपको ये लगता होगा यहां पे चीजें बहुत बदलती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हम ये पढ़ के चलते हैं कि डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड होता है और सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड होता है, लेकिन इन द केस ऑफ बेंजीन यहां डबल बॉन्ड है तो क्या होना चाहिए, अनसैचुरेटेड, लेकिन ये हो जाता है सैचुरेटेड इन द केस ऑफ बेंजीन ओनली। ठीक है। ये हमारा फर्दर क्लास में इसका डिटेल एनालिसिस है। ठीक है। एक्सेप्शन नहीं है, ये एरोमेटिक IUPAC एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ती है। यहाँ पे एक नया फेनोमेनन आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, रेजोनेंस बोलते हैं उसे। तुम्हें रेजोनेंस पढ़ना पड़ता है। इससे पहले जब आप क्लास 11 में पढ़ोगे तो रेजोनेंस है भी, पहले ही पढ़ लोगे, 4थे चैप्टर में है, वही मिलेगा 11वें चैप्टर में। तो पहले ही इसका डिटेल दिया जाता है कि ये सैचुरेटेड है क्यों। ठीक है। अब स्टार्टिंग करते हैं आज की क्लास की, और आज की क्लास स्टार्टिंग थी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। एलिफेटिक ये वाला बताया ना, ये वाला नॉर्मली हो गया ये। ठीक है। इसमें हमारे IUPAC रूल्स फॉलो होते हैं, यहां नहीं हो रहे ना। इसमें सिंगल बॉन्ड होगा सैचुरेटेड, वहां नहीं होगा, ये चीजें। ठीक है। फिलहाल ये IUPAC आपके NCERT में, लेकिन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। बोर्ड में से क्वेश्चन अगर आप देखोगे क्वेश्चन बैंक तो नहीं दिखेंगे आपको। ठीक है। लेकिन बता दिया है, फिलहाल आप केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ा रहे हैं, ध्यान से देखना। पहली केमिकल प्रॉपर्टी है कंबशन। कौन सी है, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज ही हैं। पहली कौन सी है, कंबशन का मतलब क्या होता है, बर्निंग ऑफ कार्बन या बर्निंग ऑफ एनीथिंग, ये क्या होता है हमारा कंबशन।
अब कंबशन में हम यहां पे जलाते हैं हाइड्रोकार्बन, क्या जलाते हैं, तो यहां पे वाटर CO2 के साथ हीट और लाइट निकलती है, ठीक है। दूसरा हम पढ़ते हैं इसके बाद ऑक्सीडेशन, क्या पढ़ते हैं, अगर हम दोनों रिएक्शन को फोकस करेंगे दोनों में सेम चीजें दिखेंगी आपको, सेम ये दिखेगी, यहां भी ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा क्योंकि कंबशन के लिए क्या है, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, वरना कंबशन नहीं होगा। और ऑक्सीडेशन में भी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन दिखेगा, डिफरेंस ये होगा कि यहां पे एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा, ठीक है। तो दो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कौन सी आती है, एडिशन और एक कौन सी आती है, ये चार टाइप की हमारी रिएक्शन है यहां, और फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है ये रिएक्शन। फर्स्ट में हम ऑक्सीडेशन भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, और कंबशन का मतलब यहाँ पे वहां पे डिकम्पोजिशन पढ़ा था, यहाँ पे डिकम्पोज होंगी। एडिशन का मतलब यहाँ पे डिकम्पोजिशन होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, एडिशन को बोलते थे वहां पे क्या, कॉम्बिनेशन, और सब्स्टिट्यूशन को क्या बोलते थे वहां पे, डिस्प्लेसमेंट या डबल डिस्प्लेसमेंट। अब सीन ये होता है कि ये जो कंबशन है ये हमारा जनरली हर जगह अप्लाई हो जाता है, अप्लाई कर सकते हैं ना भाई, जलाना ही तो है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमारे जो प्रोडक्ट होंगे वो चेंज मिलेंगे। लेकिन जो हमारा एडिशन है ये सिर्फ और सिर्फ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पे ही मिलेगा, सैचुरेटेड कभी भी एडिशन शो नहीं करेगा, ठीक है। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि आपको हमने पहले बताया था कि अनसैचुरेटेड का मीनिंग है अनस्टेबल, क्या मीनिंग है, अब वो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, क्या करेगा, चीजों को ऐड करेगा ना, तो यहां पर एडिशन रिएक्शन हमेशा कहां पे होती है, अब यहीं से एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। अगर हमें अनसैचुरेशन का टेस्ट करना है ब्रोमीन वाटर से तो कैसे करेंगे, उसमें कलरलेस कंपाउंड बनता है, ठीक है। और ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये हमेशा किसके लिए आएगी, सैचुरेटेड के लिए। ये हमारे दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टार्टिंग किससे कर रहे हैं, कंबशन से, ठीक है, स्टार्टिंग कर रहे हैं जलाने से, इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन का प्रेजेंस चाहिए होता है, ठीक है। अभी अब छोटी क्लास में हो, जब आप अपकमिंग क्लास में जाओगे तो आप दो कंडीशन पढ़ोगे, एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर अगर आ रहा है तो कुछ और बनेगा, और लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर आ रहा है तो कुछ और बनेगा फिर, ठीक है। तो यहां पे एयर जो ऑक्सीजन है उसके प्रेजेंस पे डिपेंड हो जाती है रिएक्शंस। फिलहाल अभी आपको कंबशन नॉर्मली जलानी चीजें, ठीक है, हटा दो इसको। देखो भाई कंबशन, किस चीज का कंबशन पढ़ रहे हैं, हाइड्रोकार्बन, किसका पढ़ रहे हैं, और हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, कंपाउंड्स व्हिच कंटेन कार्बन एंड, तो पहले हम कार्बन को बर्न करके देखेंगे क्या मिलेगा, C+O2 क्या बनता है, ठीक है। दो ही गैसें ऐसे ही जो मेरे हम लोगों के पास होती हैं, एक O2 इसको हम टेक करते हैं और एक CO2, दो गैसें हमारे पास रहती हैं, CO2 और O2। अब हमने कार्बन को बर्न किया तो क्या बना है, और अगर हम हाइड्रोजन को बर्न करें तो क्या बनने की कंडीशन है, वाटर। यही इसका एक मेन रीजन है कि जब कोई भी हाइड्रोकार्बन बर्न होगा तो वाटर और CO2 के साथ हीट और लाइट देगा, हीट तो देगा, अगर आप भाई आग लगाओगे तो हीट तो देगा, और लाइट रोशनी तो होगी ही होगी, ठीक है। तो अगर हम कोई भी फॉर्मूला लिखेगा एल्केन का CnH2n+2, ठीक है, और अगर इसको हम बर्न कर रहे हैं किसके साथ, O2 के साथ, तो यहां पे फॉर्मूला भी लग जाता है 3n+1/2 O2, इट गिव्स NCO2 प्लस n+1। ये ट्रिक थी, सीधा अप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर यहां पे हम बर्न करें प्रोपेन को, फॉर्मूला क्या होता है C3H8, n की वैल्यू क्या मिल गई यहां पे 3 वैल्यू यहां पे अप्लाई कर दो तो 3 × 3 + 1/2 क्या हो जाएगा यहां पे O2, ये हो जाएगा 3CO2 प्लस, अब बैलेंस कर लो इसको, क्या आ गया C3H8 प्लस 5O2 3CO2 प्लस, तो ये अपना बैलेंस हो गया। अनसैचुरेशन की बर्निंग कंडीशन चेंज है ही नहीं, हाँ अब देखा होगा एल्कोहल बर्निंग, तो अल्कोहल बर्निंग बताएंगे अभी, H2SO4 के प्रेजेंस में वाटर निकाल देंगे तो भी आएगा, लेकिन
हमारे कोर्स में आपने देखा होगा सिर्फ एल्केन की ही है, एल्कीन में ही कंडीशन लगती है लिमिटेड वाली, अभी नहीं लगती। ठीक है, कोई दिक्कत? सिर्फ एल्केन के लिए, अब फॉर्मूले एल्केन के लिए तो एल्केन के लिए ट्रिक होगी। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? एक क्वेश्चन खुद करके देख लेना, अगर पेंटेन को बर्न करें तो क्या बनेगा, वैल्यू पुट करनी है खाली, बस हाथ पर चलाते रहो भैया। इसके बाद तुम्हारा क्या आ जाएगा, ऑक्सीडेशन। क्या आएगा? और ऑक्सीडेशन टर्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत ध्यान से ही देखना। ठीक है, ऑक्सीडेशन क्या बताएंगे? इसको पता है किसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं पता है किसी को? ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं पता है? क्यों बोलते हैं, क्यों वर्ड यूज करते हैं? क्योंकि यहां पे ऑक्सी का मतलब ही एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें याद रहता है। और जब ऑक्सीजन को ऐड करोगे तो रिमूव किसको करोगे? पता है क्यों रिमूव करते हैं, रीजन क्या है इसके पीछे? ऑक्सीजन पे चार्ज क्या होता है, माइनस। अगर ऐड कर रहे हो तो प्लस को निकालोगे ना। अब ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि अगर हम एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करें, किसका करें? ठीक है, तो क्या बनेगा हमारा? नेसेंट ऑक्सीजन ही शो करते हैं ऑक्सीडेशन में। अगर तुम O2 लिख दोगे तो मतलब वहां तुम बर्निंग करा रहे हो। फिर बर्निंग में तुमने क्या लिया था, O2 लिया था ना। अगर तुम यही O2 लिख दोगे तो इसका मतलब बर्निंग करा रहे हो। फिर डिफरेंशिएट कैसे कर पाओगे? तभी हम यहां नेसेंट लिख देते हैं, समझ गए? और नेसेंट कहीं भी लिख के आएगा तो समझ जाना कि भाई वो जो है हमारा क्या है, ऑक्सीडेशन कर रहा है। अगर नेसेंट हाइड्रोजन लिख के आ जाए तो क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है, H है ना वो, इसलिए। अब अगर हम, क्या बनेगा हमारा यहाँ पे, कार्बोक्सिलिक एसिड। बस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुमको ये याद रखना है कि अगर ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो यहां पे हमको एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाना पड़ेगा जो हमारा होता है एल्कलीन KMnO4 प्लस हीट, या फिर हम ला सकते हैं यहां पर एल्कलीन K2Cr2O7 प्लस हीट। वर्ड तुमको एक और याद रखना है कि जो एल्कलीन KMnO4 होता है ये है, इसको हम बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट। क्या बोलते हैं भाई? पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि बेयर्स रिएजेंट क्या है। बाई चांस 99% चांस तो नहीं होंगे, अब 1% चांस तो कुछ भी हो जाता है ना पेपर में। सनी वनी भारी है तो पूछ देगा, तुम सुने नहीं होगी आज तक बेयर्स रिएजेंट है क्या। ठीक, एक्चुअली में इसी को बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट, इसको कुछ नहीं बोलते हैं, कॉमन है, इसको बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट। ठीक, अब यहां पे एक रिएक्शन अगर हम देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, CH3CH2OH। क्या करना है हम लोग यहां पे, ऑक्सीडेशन। किसका प्रेजेंस लाएंगे, एल्कलीन KMnO4 का। भाई ऑक्सीडेशन में क्या सीखा था, क्या सीखा था ऑक्सीडेशन में कि भाई H2 को लात मारनी है, ऑक्सीजन को लाना है। तो यहां से H2 को लात मारी, निकल गया। यहां पे क्या जोड़ दिया हमने, O, क्या बन गया, समझ गए? कोई दिक्कत? बताओ बेटा। सर वो एसिफाइड डाइक्रोमेट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। हटा दे, हटा दे। रीजन ये है इसका, गलत नहीं होगा ये एसिडिफाइड इसलिए कि दोनों डी ब्लॉक के एलिमेंट है, यहां भी एसिडिफाइड कर सकते हो, उसका कोई वो नहीं है। बहुत एक हटा दे, अब तो मिनट हो गया। इतना मिनट लोगे तो फिर हो गया, घंटे ले लोगे थोड़ी देर बाद कहोगे घंटे। देखो भाई ये हो गया हमारा एल्कलीन KMnO4 वाला सीन हो गया। एल्कलीन KMnO4 याद रखना है, मतलब आपको याद रखना है, ठीक है। अब तुम्हारा कौन सा आता है,
एडिशन रिएक्शन क्या करना है? अभी बोला है कि एडिशन रिएक्शन में कोई चीज ऐड होती है, और एडिशन रिएक्शन हमेशा कहां पे अप्लाई होती है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पे, पता है? चलो अगर हम कोई भी एग्जांपल ले लें, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहां पे जोड़ दें हाइड्रोजन, क्या जोड़ दें? तो एडिशन रिएक्शन में एक H यहां जाएगा और एक H यहां जाएगा, क्या बन जाएगा? ये CH3 सिंगल बॉन्ड बन गया एल्केन। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर हम एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ें तो क्या लगाओगे? क्या लगाओगे? कैंडल, ग्लू लगाओगे। वो लोग थूक लगा लेते हैं, थूक चपकता है बोल लोगों का जवान जवान पे डिपेंड है भैया, तो वो लोग थूक लगा लेते, देखा होगा, देखा है? थूक लगा लेते वो लोग। हिमन देखा? लगा के देखो ना तो पता चलेगा चपक रहा है कि नहीं चपक रहा है। तो जैसे अगर हमें हाइड्रोजन ऐड करना तो हमें क्या लाना पड़ेगा? निकिल या फिर पीटी, पीडी या एनआई में कोई एक चीज ले आओ हाइड्रोजन को ऐड करने के लिए। समझ रहे हो? दूसरी चीज देखो, अगर यहीं पे एग्जांपल हम इस टाइप का ले लें, आर सी आर डबल बॉन्ड सी आर आर, और यहां पे ले लिया है ब्रोमीन वाटर, क्या ले लिया है? तो कैसे ऐड होगा भाई? बीआर यहां पे, बीआर यहां पे, क्या बन जाएगा? यही तो बनेगा। कोई दिक्कत? ये टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन है। क्या है ये? जो ब्रोमीन वाटर होता है ये होता है रेडिश ब्राउन। कैसा होता है? अब कैसे पहचानोगे? मानो तुम्हारे, हम एक लोटे में तुमको दे दें हम एल्कीन, क्या दे दें? लिक्विड होगी, और तुमसे पूछे बताओ क्या है, देख के तो नहीं बता पाओगे। बता पाओगे? अगर तुमको लोटे में दे दें एल्कीन भर के, तुम बता पाओगे एल्कीन है? तो अब केमिस्ट्री में क्या करते हैं, हम अपने मन से लाते हैं ब्रोमीन को, क्या लाते हैं? ब्रोमीन वाटर को। ये होता है रेडिश ब्राउन। कैसा होता है? अब इसके हम कुछ बूंदे डाल देते हैं, ठीक, तो रेडिश ब्राउन हो जाता है, कलरलेस। क्या हो जाता है? अब अगर मानो कलरलेस हो रहा है मतलब वो अनसैचुरेटेड है, नहीं हो रहा है तो नहीं है। समझ गए? इसी को बोलते हैं टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। क्या बोलते हैं? आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा, तो ध्यान से लिखना, ठीक है? इसका तुम्हारा आएगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वेरी गुड। स्पीड में लिखना चाहिए, हाथ में मोटर लगवा सकते हो, चलती रहेगी स्पीड में। अब तुम्हारा क्या आएगा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या आएगा? क्या आ जाएगा? सब्स्टिट्यूट का मतलब ही क्या होता है भाई? एक को हटाओ, किसी भी, मानो दो एलिमेंट है, हमने एक एलिमेंट को हटा के, स्कूल में भी यही होता है ना, मानो कोई अगर स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट आ गया तो भाई क्या होता है, तुम्हारी सीट को कैप्चर कर लेगा, तुमको पीछे भगा देगा, नहीं भागोगे तो उठा के भगा देगा, और नहीं भागोगे तो लंच में लेके भाग जाओगे। यही थी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। बस सब्स्टिट्यूशन में याद रखते हैं कि जो सब्स्टिट्यूट या डिस्प्लेस करने आया है उसकी पावर ज्यादा होनी चाहिए, कम पावर वाला सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाता है, ठीक है? तो जैसे एग्जांपल आया CH4, क्या आया? CH4 क्या होता है? मेथेन होता है। ये फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या? क्या मेथेन फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है? नहीं है भैया, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया है, बताया था। फर्स्ट हाइड्रोकार्बन मेथेन है। याद रखो भैया, दिमाग में बिल्कुल गोबर गैस ऐसा फिट कर लो, चलो भूलो ना, एनर्जी डाउन हो जाता पूरी बॉडी की, तब भी तुम्हें याद रहे कि यूरिया हमारा, और यूरिया वर्ड तुमको याद भी रहेगा, भूलोगे नहीं। अगर हम मेथेन में क्या ले आए? क्लोरीन, तो क्या होता है? एक H हटता है और एक Cl जुड़ता है। अपकमिंग क्लास में आप पढ़ोगे, इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं? इसमें यही होता है, एक हटता है एक जुड़ता है, और रिएक्शन तब तक होती है जब तक वो कैंडिडेट दिखता रहता है। हमें कैसे पता चले कौन ज्यादा पावरफुल है? चार्ज देख के,
हाइड्रोजन भी हेलोजन फैमिली का होता है। हाइड्रोजन एक्सेप्शनल केस है, तो निगेटिव चार्ज की डेंसिटी क्लोरीन पे ज्यादा हो जाएगी ना साइज की वजह से, तो क्लोरीन हटा लेगा। दूसरी चीज, इससे पहले रिएक्शन पढ़ी थी हमने, जोड़ा था हाइड्रोजन। क्या जोड़ा था? इस रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? समझ में आ गया? और अब क्या जोड़ रहे हैं? हेलोजन, तो बोलेंगे हेलोजनेशन। क्लोरीन है तो क्लोरीनेशन, ब्रोमीन है तो ब्रोमिनेशन। अब ये रिएक्शन होने के लिए भी हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ती है, इसीलिए यहां पर हम प्रेजेंस लाते हैं सनलाइट का। किसका लाते हैं? अब क्या करना भाई? वही स्टेप है, एक एच हटाना है और एक Cl लगाना है। तो एक एच हटा, क्या बचा है? CH3Cl प्लस। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? अब ये रिएक्शन वही है कि जब तक H दिखेगा, किसको हटाया Cl ने? H को। क्या बना? CH3Cl। क्या अभी H पूरा पूरा हटा? तो फिर और रिएक्शन होगी। भाई तुम यहां सीख रहे हो कि Cl किसको हटा रहा है? H को। तो जब तक हटा नहीं लेगा रिएक्शन करता ही रहेगा, जब तक पूरा हट ना जाए। ये सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है। समझ गए? अब नहीं, सनलाइट ही देनी पड़ेगी यहां पे सिर्फ। अगर सनलाइट नहीं लिखी तो उसी स्टेप रुक जाएगी रिएक्शन। ठीक है? अब क्या करोगे? एक बार फिर ले आओगे CH3Cl। रिएक्टेंट क्या है हमारा? फिर से क्या लाओगे यहां पे? सनलाइट। सनलाइट का सिंबल होता है HNu। ठीक है? आप सनलाइट पूरा लिखना, क्योंकि न्यू बनाने में अगर तुमने ऐसे कर दिया ना तो फिर ऐसे कर देगा पेपर में, तो वो प्रॉब्लम होगी। वो HNu नॉट कर देगा, इनिशियल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, फिर प्रॉब्लम होगा। आप सनलाइट पूरा लिख लेना हिंदी में। ठीक है? सूर्य का प्रकाश लिख देना, प्रकाश में नंबर आएंगे। फिर H हटेगा, Cl जुड़ेगा, क्या बनेगा? CH2Cl2 प्लस। बहुत आराम रिएक्शन करनी है, वरना लास्ट में ट्रिक बता देगी, सीधा आंसर आ जाएगा। लेकिन याद रखो, एक H हटेगा, एक Cl जुड़ेगा। बहुत एक पीसफुल माइंड से रिएक्शन करनी है ये। HCl कहां से जा कहां है? ये बाई प्रोडक्ट है ना, निकल रहा है लिक्विड स्टेट में। भाई अब Cl ला रहे हो एक्सेस अमाउंट में, तभी रिएक्शन होगी ना। तो HCl निकल रहा है एक्सेस अमाउंट में, वो निकल ही रहा है। समझ रहे हो? तो अब अभी H दिख रहा है ना, फिर रिएक्शन लो, CH2Cl2 प्लस। अब क्या बनेगा? CHCl। ये खतरनाक कंपाउंड है, इसको बोलते हैं केमिस्ट्री में क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं? अगर ये इंसान को सुंघा दोगे तो कहीं भी ले जा सकते हो उसे, बिना उसकी मर्जी के, उसे पता ही नहीं चलेगा। क्लोरोफॉर्म है। ठीक है? नहीं, हमें सुंघा, देखो हमें पता ना इसकी एंटी रिएक्शन कैसे होती है। और क्लोरोफॉर्म इसलिए खतरनाक कंपाउंड है कि अगर इसको सनलाइट दिख गई तो ये कन्वर्ट हो जाता है फॉस्जीन में। अब क्लोरोफॉर्म से क्या होता है? इंसान बेहोश होता है। फॉस्जीन से क्या होता है? इंसान निपट जाता है। अब क्लोरोफॉर्म सुंघाओगे तो इंसान को जहां चाहे वहां ले जाओ, फॉस्जीन सुंघाओगे तो मैं एक ही जगह जाएगा, बिठूर। फिर बिठूर जाएगा, 13 दिन बाद तुम जाओगे। तो इसीलिए आप ऐसा मानते ना कि जब ऑपरेशन होता तो एनेस्थीसियन जो होते हैं, इसकी अलग से पढ़ाई होती है, वो क्लोरोफॉर्म मरीज को देते हैं। ऑपरेशन तो नहीं होता है तब तक वो बेहोश रहता है, फिर जग जाता है, क्योंकि ऑपरेशन के बीच में जग गया तो वैसे निपट जाएगा वो सब देख के खुद को ही। लेकिन अब इसका यूज नहीं करते हैं। ज्यादा दे दिया तो नहीं, तो इसीलिए उसकी पढ़ाई अलग होती है बेटा। एनेस्थीसियन जो होते हैं वो सिर्फ स्पेसिफाइड यही देते हैं, इलाज नहीं करते हैं। और तब तक बैठे रहते तो मरीज को होश ना है, इसी वजह पैसा लेते हैं। ठीक है? अब बाकी हमारे कुछ स्टूडेंट भी होते हैं, मुक्का भी होश कर देते हैं। टाइमिंग पता होती है उन्हें। अब देखो CHCl3 फिर से किसके पास गया? Cl2 के पास क्या बन गया? CCl4 प्लस HCl। अब क्या H दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, बस रिएक्शन कंप्लीट। जब तक H दिखेगा रिएक्शन होगी। अब ट्रिक देखो इसकी क्या है भाई। अब बच्चे बोले कि सर अगर हम कंफ्यूज हो गए, तो आप भी जानते हो अगर एक भी स्टेप आपने गलत की तो नंबर सीधा फिर इनिशियल ले जाएगा वो 0 पे। समझ रहे हो? क्योंकि ये वो बाइक है जिसमें पहले के बाद चौथा गियर है, 2-3 गियर नहीं है। अगर एक भी गियर गलत हुआ तो पहले ले जाएगा, फिर वो बीच में नहीं कि स्टेप नंबर दे दे। तो गलती हो सकती है, तो उस गलती से बचने के लिए स्टार्टिंग किससे कर रहे हैं हम लोग? CH4 कितने Cl2 ला रहे हैं? 1 2 3 4 Cl2 ला रहे हैं ना। और लास्ट क्या बनना है? CCl4 प्लस 4 HCl।
मतलब वही वाला H पॉजिटिव Cl नेगेटिव 4HCl निकाल के लगा दोगे आंसर। जैसे CH4 ने रिएक्शन किया Cl2 से, तुम्हें पता है कि H प्लस होता है Cl माइनस हो, क्या निकालोगे? H है 4, 4 करना पड़ेगा, खाली C बचेगा। C की वैलेंसी कितनी होती है? 4। ये 4 Cl को भी तो लेगा, तो वैलेंसी के लिए यहां कितना कर दोगे? रिएक्शन सीधा हो गई। और सर कोई और अदर कंपाउंड? जितना H होगा उतने Cl2 लाने हैं, बस सीधा ही आंसर उसका, खत्म। समझ रहे हो? बाकी ये भी स्टेप अच्छा है, अगर आपके माइंड में आ जाए तो। अब आप घर जाके C2H6 पे अप्लाई करके देख लेना, जितने H होंगे उतनी स्टेप होंगे, ये याद रखना। अब C2H6 तो 6 स्टेप होंगे, लास्ट बनेगा एक बहुत महकता हुआ एलिमेंट C2Cl6, आर्टिफिशियल कैम्फर, कपूर। हटा दें। अब कपूर पे डिपेंड है बेटा, अगर ओरिजिनल कपूर है तो अच्छे से चलेगा। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, अगर आर्टिफिशियल बनाया तो फिर उसको जलाने के लिए कपूर चाहिए होगा, कपूर को जलाने के लिए कपूर चाहिए होगा। ठीक है, नोट कर लिया ये। सर लास्ट में अगर ये आ जाए तो लास्ट में ऐड करके पूरी लिखनी पड़ेगी? नहीं, ये 4 स्टेप आपने लिख दिए, नंबर पूरे। एक स्टेप लिख दिया तो बैलेंसिंग पूरी होनी चाहिए, क्योंकि आपकी बैलेंसिंग चेक की जाती है छोटी क्लास में। अभी हायर क्लास में जाओगे तो फिर प्रोडक्ट चेक किए जाते हैं कि प्रोडक्ट सही होने चाहिए, और हाई क्लास में जाओगे तो फिर पढ़ाई खत्म हो जाती है नौकरी करोगे पढ़ाते रहोगे। अब हमारा आता है इंपॉर्टेंट कंपाउंड। क्या आते हैं? तो आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी, 2 ही कंपाउंड सिर्फ पढ़ने हैं आपको, बहुत आराम है आपको। एक पढ़ना है एथेनॉल, क्योंकि बहुत यूज रहता है उसका, और एक क्या पढ़ना है हमें? एथेनोइक एसिड। इसके पहले हम क्या तुमको बताएंगे? आइसोमेरिज्म। क्या बताएंगे? आइसो का मतलब भाई पूरी केमिस्ट्री में क्या होता है? सेम। सिंगल थोड़ी ना होता है सिंगल कोई नहीं है, आइसोमेरिज्म हो ही नहीं सकता है। आइसो का मतलब क्या है? सेम। कोई ना कोई चीज सेम होगी, 9 से पढ़ के आए होगे। आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोस्टर्स, आगे चला गया। तो ये सब चीजें हम पढ़ते हैं एक्स्ट्रा। वैसे जब आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो यहां पे क्या हो जाता है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, नॉट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर चेंज होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मतलब स्ट्रक्चर यहां पे डिफरेंट होगा। स्ट्रक्चर बनाना आपको आना चाहिए पहली क्लास में इसी की बात हुई थी हमारी, स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। और आइसोमेरिज्म में क्या होगा कि अब स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, एक फॉर्मूला देगा उससे बनानी पड़ती है चीजें। अभी क्वेश्चन करा देंगे, एक इसके एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होता है, अगर आप एल्डिहाइड बनाओगे तो साथ में कीटोन ही बनेगा फिर, क्योंकि डबल बॉन्ड H है ना उसके पास, C डबल बॉन्ड O है, तो हम कोशिश करते हैं C डबल बॉन्ड O का ही दूसरा एलिमेंट ले आए, तो हमें इजी रहता है। ठीक है, अब क्या करना है? अब 3 टाइप के आइसोमेरिज्म का मतलब ही होता है, मानो ये लिखा है हमारा C4H10, ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। क्या है? या फिर अगर हम आपसे एक मीनिंग लिख दें, AIST का कुछ मतलब निकल रहा है? अब निकाल मत लेना कि तुम निकाल लो जबरदस्ती तो निकल आएगा। ठीक है, यहां कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, लेकिन यहां कितने स्पेलिंग वर्ड है? 4। अगर हम इसको ऐसे लिख दें तो मीनिंग निकल रहा है, तो ये आइसोमेरिज्म है। अगर इसमें भी नहीं निकल रहा फिर गलती तुम्हारी है इसमें मीनिंग निकलेगा। ठीक है, तो यही आइसोमेरिज्म होता है कि देखो यहां भी 4 वर्ड, यहां भी 4 वर्ड, लेकिन ये मीनिंगफुल और ये मीनिंगलेस, डिफरेंस है। लेकिन यहां पे दोनों इंपॉर्टेंट कंपाउंड ही बनते हैं। ठीक है, अब यहां पे एग्जांपल लिया हमने, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है हमारे पास? C4H10। कार्बन कितने हैं यहां पे? 4। हाइड्रोजन कितने हैं यहां पे? 10। अब इसके स्ट्रक्चर बनेंगे। अब स्ट्रक्चर बनने की कंडीशन चेक करनी है। पहला स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं CH3 CS2 CS2 CS3। अगर यहां कार्बन गिनोगे तो आएगा 1 2 3 4। हाइड्रोजन गिनोगे, बैठ जाओ 3 2 5 2 7 3 10 बराबर है। और दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा हमारा CS3 CH CS3 CS3, तो 1 2 3 4
1 2 3 4 और 3 3 6 3 9 और 1 बराबर है ना। लेकिन जब आप नेम देखोगे इनका तो नेम चेंज होगा। या फिर 1 2 3 4 कितने कार्बन की चेन है, और 1 2 3 कितने कार्बन की चेन है, चेन ही छोटी बड़ी हो गई। तो ये आइसोमेरिज्म है। और इन दोनों को बोलेंगे दीज आर द आइसोमर ऑफ दिस। अब ये क्या है, ब्यूटेन है, इसके दो ही बनेंगे। हमें पता कैसे चलेगा किसके कितने होते हैं? आप स्ट्रक्चर जब बनाओगे तो आपको नॉर्मली 2 3 ही बनने ही हैं, आप भी जानते हो, छोटी क्लास है। जब आप आगे जाओगे तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन टॉपिक होता है डीयू, उसको पढ़ना पड़ता है। वही कह रहे हैं। उससे एक अच्छा 10th पढ़ी क्यों नहीं, 10th पढ़ रहे बेस। सब बेस पहले अगर बिल्डिंग बनेगी तो पहले बेस चाहिए ना। अब बेस में तो ऐसा नहीं कि तुम कांच डाल दो, ईंट डालनी पड़ेगी मजबूत। ये ईंट पड़ रही मजबूत, जितनी मजबूत डालोगे उतना बढ़िया है। अब इतनी भी ना डालोगे, ईंटें डालते रहिए 2 साल ठीक है, समझ गए, समझ गए ये। Yes, sir. चलो इसके बाद हम देखते हैं 3 टाइप के आइसो। अब जब अगर हम आगे क्लास में जाएंगे तो आइसोमेरिज्म 2 टाइप के होते हैं, स्ट्रक्चरल ट्रिवियल। स्ट्रक्चरल 6 टाइप का होता है, ट्रिवियल 2 टाइप का होता है। अब आप क्लास 10th में हो, बस 3 ही टाइप के हैं बस। अब ये ना सोचना कि हम आगे जाएंगे ही नहीं, 10th के बाद बिजनेस होगा अपने आप। तो ये कौन सा है? ये क्या, इसमें क्या चीज डिफरेंट दिख रही है, चेन, तो चेन आइसोमेरिज्म है। सबसे सिंपल आइसोमेरिज्म जो डिफरेंट दिखे वही है। तो दूसरा अब क्वेश्चन डिफरेंट दिखे तो तुम्हारी माइंड आइसोमेरिज्म है, भटक रहा है तुम्हारा माइंड। तो दूसरा आइसो है ना वो वेरी गुड सही सही आपने बताया। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक, आइसोमेरिज्म के टाइप कितने होते हैं। तो एज वी नो वेरी वेल, आइसोमेरिज्म के होते हैं 3 टाइप। ठीक है, हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं और आप पढ़ भी चुके होंगे। एक चैप्टर एक्स्ट्रा हट गया आपके 10th बोर्ड से, वो भी इंपॉर्टेंट था बहुत। आप पढ़ा नहीं। पीरियडिक क्लासिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है, आप बोर्ड के बाद पढ़ लेना, 11th में बहुत काम देगा। अगर आप साइंस ले रहे हो तो, आप कॉमर्स ले रहे हो, आप ह्यूमैनिटीज ले रहे हो, ह्यूमन हो नहीं अलग की बात, लेकिन फिर भी अगर ले रहे हो, और या फिर 1 2 3 और ब्रांचें चलती है ना, अगर आप साइंस साइड छोड़ रहे हो तो कोई बात नहीं। अदरवाइज अगर साइंस साइड ले रहे हो तो 5वें चैप्टर को एक बार खुद भी पढ़ सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो तुमको ये बताएगी कितने एलिमेंट कैसे रखे गए, क्या प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म 3 टाइप के होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। ये 3 टाइप है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला है हमारा चेन आइसोमेरिज्म। क्या है, चेन को पहले ही क्यों पढ़ा, इसका रीजन है। और ये तीनों अंडर कैटेगराइज किए गए स्ट्रक्चरल के। किसके, चेन आइसोमेरिज्म पहले इसलिए पढ़ते हैं, पूरे आइसोमेरिज्म में सिर्फ चेन वाला एक ऐसा है जिसमें चेन छोटी या बड़ी हो जाएगी, बाकी सब में चेन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अदर जो आइसोमेरिज्म है, चेन पे कोई भी फर्क, किस पे पड़ेगा फर्क, लेंथ पे नहीं। लेंथ और चेन में डिफरेंस क्या है, पोजीशन पे पड़ेगा, नेचर पे पड़ेगा, चेन पे नहीं पड़ेगा। दूसरा है हमारा पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्या है, क्या है हमारा, इसमें पोजीशन चेंज होती है जो आपके पेपर्स में होती रहती है, कभी 3rd हो, कभी 5th हो, कभी हो ही नहीं पास ही नहीं हो तो ये पोजीशन आइसोमेरिज्म है। ठीक है, और लास्ट है हमारा कौन सा, फंक्शनल। क्या है, फिर भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। ठीक है, आई विश टू गॉड कि आपका पेपर बहुत अच्छा है, क्योंकि जब अच्छा आएगा तो जाएगा भी अच्छा। क्या आसान है, अच्छी है। मतलब अच्छा है मतलब आसान है, आपको सब आता हो, पेपर की हर एक चीज आती हो, पेज नंबर तक आते हैं वैसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। केमिस्ट्री जो पार्ट है वो स्कोरिंग ही होता है। अगर आप देखोगे लास्ट ईयर क्वेश्चंस, तो केमिस्ट्री की जनरली क्वेश्चन देखोगे रिपीटेबल रहते हैं, रिपीटेबल ही रहते हैं। केवल आप वो क्या नाम जो एक्टिविटी है वो देख लो, एक क्वेश्चन तो आना ही आना है सीधा, चित्र वित्र बना के दे देंगे, फिगर ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, बस बता दो ये है, ये है और ये है, खत्म। और अगर ना तो लिख देना रिफर टू एनसीईआरटी, ये है, ये है, ये है, ब्रैकेट में प्लीज रिफर टू एनसीईआरटी, चैप्टर नंबर ये है, तो समझ जाएगा वो कि एनसीईआरटी लेके बैठनी है हमें। चेन, पोजीशन और
ये अपना कॉपी के ऊपर लिख देना। फॉर परफेक्ट आंसर प्लीज रिफर एनसीईआरटी, आई विल गिव माय बेस्ट। हमने बेस्ट दिया है, अगर फिर भी आपको नहीं आ रहा हो कि क्या लिखा है हमने, तो आप एनसीईआरटी को रिफर कर सकते हैं। हमने अपने अकॉर्डिंग सही लिखा है। चेन पोजीशन फंक्शनल में अकॉर्डिंग मार्क्स भी देंगे। फिर वो भी नंबर नहीं देगा, वो कहेगा प्लीज रिफर सेकंड टाइम। सेकंड ईयर एक एक्सपीरियंस लेके काम होगा तुम्हारा। तीनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होते हैं? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन इसमें डिफरेंट क्या होती है? डिफरेंट होती है लेंथ। क्या होती है? लेंथ को हम क्या बोलते हैं यहां पर? चेन। लेंथ को लंबाई नहीं बोलते। देखो याद रखना भाई, जब कभी भी हम डिफिनीशन लिखते हैं तो हमारे वर्ड जो है वो बहुत चेक किए जाते हैं। लेंथ नहीं लिखना भाई, जूता नहीं पहनने जा रहे हो कि लेंथ लिख रहे हो। चेन लिखोगे, डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन चेन। क्या लिखोगे? अब लेंथ, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, घर नहीं बन रहा है, ठीक है। यहां पे क्या होता है? डिफरेंट क्या होती है? पोजीशन ऑफ एनी ग्रुप और एलिमेंट। यहां पे पोजीशन डिफरेंट होती है, बट चेन से कोई भी इफेक्ट पड़ना नहीं है। और लास्ट हमारा होता है, इसमें क्या डिफरेंट होता है? ब्रांच में हो सकती है क्या? किसमें बेटा? ये रहने वाले पोजीशन। पोजीशन में अगर ब्रांच होगी तो उसके ऊपर वाले स्ट्रक्चर में भी होगी, समझ रहे हो? ऊपर नीचे स्ट्रक्चर की चेन सेम होगी, हो सकती है, लेकिन समझ रहे हो ना, चेन नहीं छोटी बड़ी होनी चाहिए। इसमें ब्रांच जरूर होगी। ऐसा हो सकता है कि एक ही कंपाउंड तीनों शो करे? नहीं एक ही कंपाउंड अगर जो चेन शो कर रहा है, चेन नॉर्मल एल्केन में बनता है ना, आप बना सकते हो, बना सकते हो, डजंट मैटर, बना, कोई दिक्कत नहीं। शो कर सकता है, एल्कोहल लेके अपने एल्डिहाइड बना दिया, एल्कोहल की पोजीशन बदल दी, ब्रांच लगा दी, तीनों शो हो गए। हो सकता है, हो सकता है, यू कैन लॉक इट। लेकिन एल्केन है तो नहीं हो सकता। अगर एल्केन है तो हम सिर्फ यही शो करेंगे, क्योंकि एल्केन में कोई स्पेशल ग्रुप तो होना नहीं है। तुम ग्रुप बना दो, अलग की बात है कि हाँ ये मेथिल यहां लगा, ये एथिल यहां लगा है, तो पोजीशन हो जाए, लेकिन फंक्शनल नहीं होगा फिर, ठीक है। बट तुम्हारा अगर आंसर देखिए, हाँ क्या तीनों हो सकते हैं? हो सकते हैं, तीनों हो सकते हैं एक फॉर्मूले में, उसका कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। तो ये हम सीख चुके हैं पहले, लेंथ वाला, चेन वाला। अब क्या सीखने जाएंगे हम लोग? पोजीशन। फिर क्या सीखेंगे? फंक्शनल ग्रुप। पोजीशन का एग्जांपल हमने ले लिया है C4H8, माना हमने क्या ले लिया है? C4, इसका नाम क्या हुआ कॉमन? ब्यूटीन नाम है इसका भाई, ब्यूटीन तो है, डबल बॉन्ड होगा ना, 4 2 8, कोई ट्रिक नहीं फॉलो हो रही, 0 जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? CH3 CH2 CS डबल बॉन्ड CH2। इफ यू काउंट कार्बन एटम्स 1 2 3 4, हाइड्रोजन एटम 3 2 5 1 2 8, ठीक है, गिन लेना पूरे हैं कि नहीं, ठीक है। उसके बाद अब ठीक है, अगर डबल बॉन्ड गिनोगे तो 1 2 3 4 कितने नंबर पे आ रहा है? 1 नंबर पे आ रहा है ना। अब हमने दूसरा इसका स्ट्रक्चर बनाया है CH3 CS डबल बॉन्ड CS सिंगल बॉन्ड CH3, कितने नंबर पे आ गया है? 2 पे आ गया ना। कार्बन गिनोगे तो 8 निकलेंगे, कार्बन 4 निकलेंगे, सॉरी डिफरेंट हो गया, 2 बार कार्बन बोल दिया ना हमने। हाइड्रोजन 8 निकलेंगे, कार्बन 4 निकलेंगे, डबल बॉन्ड कितने नंबर पे आ गया है? 2 नंबर पे। ये पोजीशन चाहिए। कार्बन चेन दोनों तरफ कितनी है? 4। कितनी है? कोई दिक्कत? अब हमारा आता है फंक्शनल एग्जांपल ले लिया हमने C4H10O। ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, क्या है? ये किसी का नहीं है मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से हम नाम नहीं निकालते ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब होता है कंबाइन करके लिख दिया कितना है टोटल हमारे पास। इसमें कोई नहीं, बनाएंगे ना अभी। या फिर हम कोई और एग्जांपल ले लो, C2H4O2 ले लो, हमें OH लगाना है ना, या CH3CHO ले लो, CH3CH2CHO ले लो। किसमें? नहीं, ऑक्सीजन काउंट इसी में करोगे बेटा। हाइड्रो, अभी इसका एक क्वेश्चन भी तुम्हारा जैसे पेपर में आया था, तुम्हारा दिया गया था C3H6O। एक एग्जांपल और यहाँ पे सेम ऐसा ही है, C4H10 C3H6।
अब ये क्या है, ये तुम्हारा एनसीईआरटी मतलब बोर्ड का ही क्वेश्चन है, C3H6O। ठीक, अब यहां पे माइंड भाई एक ऑक्सीजन है, कहां कहां जा सकता है, या तो अल्कोहल बनाए, या एल्डिहाइड बनाए, या कीटोन बनाए, कार्बोक्सिलिक तो बनेगा नहीं, डबल हो चाहिए। अब इसके अंदर कॉन्सेप्ट बता रहे कैसे सोचोगे, क्विक। ठीक है, सोचने टाइम लग जाता ना, वहां पे टाइम 3 ही घंटे होने, सोचना सब है, सोचते ही रहोगे तो एक टाइम बाद कॉपी आपके पास होगी नहीं, आप सोचते रहोगे तब भी कॉपी नहीं होगी। तो अब क्या करना, 3 2 6, मतलब यहां पे डबल बॉन्ड O आना है, एन सेचुरेशन शो कर रहा है ना, और अल्कोहल के पास क्या होता है, सिंगल बॉन्ड O होता है। अब हम क्या करेंगे इसमें, हम ये सोचेंगे कि C3H6 में डबल बॉन्ड O आना है, इसका मतलब डबल बॉन्ड O कितने ग्रुप्स में होता है, तो एक एल्डिहाइड में होता है RC डबल बॉन्ड OH, और एक कीटोन में होता है RC डबल बॉन्ड OR। ये क्वेश्चन फंस गया हमारा कि भाई एक एल्डिहाइड और एक क्या है, डबल बॉन्ड O किसमें आएगा, ये किसमें आ जाएगा हमारा, एल्डिहाइड में, और किसमें आ जाएगा, कीटोन में। ये क्वेश्चन फंस गया हमारा कि भाई या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, मतलब ये फंक्शनल होगा। और जब कभी भी हाइड्रोकार्बन के अलावा कोई चीज दिख जाए, ऑक्सीजन, तो मतलब वहां पे फंक्शनल ग्रुप हमें लगाना है। फिर ये माइंड में अपने फिट कर लो, समझ रहे हो, और O ही दिखेगा। अब आप सोचो क्यों दिखेगा, देखो स्मार्ट वर्किंग करनी चाहिए, हार्ड वर्किंग। आप भी जानते हो कि आपके एनसीईआरटी में 2 ही कंपाउंड दिए गए, एक कौन सा दिया गया, एथेनॉल, दूसरा कौन सा दिया गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो उसी के घर वाले सोच लो भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड डबल बॉन्ड O है, तुमने एल्डिहाइड को उठा लिया, कीटोन को उठा लिया, और अल्कोहल सिंगल बॉन्ड O है। 4 ही पढ़ने ही है, 4 ही ग्रुप आपके में मेन है। अगर आप बोर्ड का पेपर उठा के देखो, ईस्टर के बहुत नॉमिनल क्वेश्चन आते हैं, वरना किससे आते हैं, अल्कोहल और एल्डिहाइड से। ईस्टर ने पढ़ा दिया है, लेकिन हम बता रहे एक पॉइंट। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, इसका फॉर्मूला बनाना है, कितने कार्बन है, तो 3 कार्बन का हमें क्या बनाना है, एल्डिहाइड। क्या बनाना है, तुम्हें पता है कि एल्डिहाइड के पास खुद का कार्बन होता है कि नहीं होता है, एल्डिहाइड के पास खुद का कार्बन होता है, मतलब जो लास्ट वाला ये है, ये तो फिक्स है। ठीक, अब क्या बचा तुम्हारे पास, C2H5, क्या बचा भाई, लास्ट वाला CHO फिक्स है, तो एक C खत्म हो गया, C2 बचा, एक H खत्म हो गया, H5 बचा, वो तो खत्म ही हो गया। अब C2H5 को क्या लिखा हमने, CH3CH2 हो गया, समझ गए। अब क्या बनाना है तुम्हें, कीटोन। क्या बनाना है, अब कीटोन में क्या होता है, C डबल बॉन्ड फिक्स है ना, एक कार्बन फिक्स, एक ऑक्सीजन फिक्स, क्या बचे, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन बचे, क्या लगा दिया हमने, CH3CH3 बन गए। अगर गौर करो तो चैन यहां पर भी कोई भी डिफरेंस नहीं है, वो भी 3 कार्बन के, ये भी 3 कार्बन के, चैन में ही चैन डिफरेंस होता है बस, समझ गए, कोई दिक्कत। ये मतलब है फंक्शनल का, और हमने कॉन्सेप्ट बता दिया है, बोर्ड में क्वेश्चन अब कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगा के, थोड़ा ही सा लगाना है, बाकी बचा के रखना और सब्जेक्ट के लिए। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बाद हम अभी इसके क्वेश्चंस और भी लगवा देंगे जो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आता है ना, एक्स क्या है, वाई क्या है, जेड क्या है। देखो क्वेश्चन कैसे आने आइसोमेरिज्म के भी याद रखिएगा। अब उसने बोल दिया कि कंपाउंड एक्स है, उसका फॉर्मूला C4H9O है। अब आप अगर नहीं जानते ना आइसोमेरिज्म क्या है, आप C4H9O को एक्सपेंड ही नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन सीधा नहीं आना है, क्वेश्चन घूम के आएगा इस टाइप से इस टाइप से घूम के आएगा, ठीक है। और एक्स के क्वेश्चन आएंगे जरूर क्लास 12th तक, ये याद रखना। एक्स वर्ड इंपॉर्टेंट है लाइफ में, आपका जेई नीट में भी एक्स का क्वेश्चन आता है जरूर, 110%। अगर आपने एक्स बना रखी ना 9th-10th में, तो फिर वो ABCD के L पे रुकेगा तो वो पेपर गया तुम्हारा, फिर पेपर तुम्हारा कोई बचा नहीं सकता है। एक हम क्लास में तुमको बता देंगे कि ड्यूरिंग द एग्जाम, बिफोर द एग्जाम में क्या करना चाहिए कि हमारे नंबर अच्छे आ जाएं। पर है आप करेंगे नहीं, बस मैं बता दूंगा कि हाँ अगर आप ये करते हैं तो जो टॉपर्स होते हैं उनकी ये प्लानिंग होती है पढ़ने की, ठीक है। तो हम बता देंगे आपको एक टाइम पे कि हाँ ड्यूरिंग द एग्जाम क्या करना है, नकल नहीं करनी है
ये ना था ड्यूरिंग द एग्जाम पेपर ना हो तो देखे रहो अगल बगल, और बिफोर द एग्जाम क्या करना है, और फिर आफ्टर द एग्जाम भी क्या करना है। आफ्टर द एग्जाम पता है बहुत अच्छा हो जाए तो हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, बहुत खराब हो जाए हम लो कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे। वैसे क्लास 10th में बच्चे को ना ओवर होता ना लो होता, उसका पेपर बिल्कुल मीडियम जाता है। चलो भाई देखते हैं आगे हम लोग, हमारा क्या था यहाँ पे, इंपॉर्टेंट कंपाउंड क्या थे। अब इंपॉर्टेंट कंपाउंड में सबसे पहला एनसीईआरटी में पढ़ाया जाता है इथेनॉल। क्या पढ़ाया जाता है? इसका कॉमन नेम होता है एथिल अल्कोहल। क्या होता है, क्या होता है? और इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, हमें पता है नर्वस सिस्टम को खराब कर देता है ये, ठीक है। इससे बहुत सारे डेथ होती हैं, क्योंकि कोई भी अगर वाइन होगी, ड्रिंक होगी, तो उसमें अल्कोहल जरूर मिला होगा, और जब हम हद से ज्यादा ले लेते हैं जितने की हमारी कैपेसिटी नहीं होती है, तो फिर ये हमें प्रॉब्लम करेगा, बहुत ज्यादा करेगा, ठीक है। तब से आप खुद ही सोचो, 10th में पढ़ा देते हैं ये इथेनॉल, मेथेनॉल भी कर सकते थे इसकी जगह, अब इथेनॉल कर दिया है। अब जितनी भी, अब ये क्या है ना, इसका परसेंट, जो इथेनॉल का परसेंट है वो डिटरमाइन करता है ड्रिंक की कैपेसिटी। अब ड्रिंक बहुत टाइप की आती है मार्केट में भैया, रम, वोदका, विस्की, बियर, सब में ये डिफरेंट होगा। देसी से ज्यादा रेड वाइन। अब भाई देखो हार्ड क्या होती है, अब बच्चे क्वेश्चन करते भाई हार्ड कौन सी, सॉफ्ट। मैं ड्रिंक नहीं करता हूं, और मैं बोलता भी नहीं हूं कभी भी ड्रिंक करो, ड्रिंक कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चीज है जिसमें हम खुद भूल जाते हैं कि हम हैं कौन। फिर क्या होता है, आप कभी भी शाम को 9 बजे के बाद देख सकते हैं रोड किनारे कि क्या होता है और कहां तक होता है, सुबह तक होता है ना फिर वो। तो इसीलिए कभी भी आप भी पढ़ें और दूसरों को समझाएं कि भाई ड्रिंक ना करो, लेकिन अगर वो ड्रिंक ना की हो तो ही समझाएं ड्रिंक करने के बाद समझाओगे तो फिर वो उल्टा समझा देगा। अब ऐसा लोग कहते हैं कि ड्रिंक करने वाले इंसानों को जितना मारो उनको महसूस ही नहीं होता है। फैक्ट ये नहीं है, फैक्ट क्या है कि जो ड्रिंक होता है नर्वस सिस्टम को करता है इफेक्ट, उनको पता ही नहीं हो क्या रहा है। बहुत सारी रील्स वायरल होती हैं, एक मुर्गे ने ड्रिंक कर ली थी, उड़ने लगा था वो काफी ऊपर, एक बकरी ने ड्रिंक कर ली थी। अब रील्स देखते हम तो बकरी ने ड्रिंक कर ली तो सांड से लड़ गई थी, सांड से लड़ने लगी थी। सांड से मतलब उसको दिख रहा है कि कहां वो कहां हम, मतलब बहुत नीचे, समझ रहे हो। लेकिन अब लड़ने लगी। अब एक होता है तो एक आती है हमारी 1 लीटर की बोतल कड़वे तेल की समझो उसको, और एक आता है पूरा पीपा। अब पावर किसकी ज्यादा है, पीपा की है ना। वही सीन वहां, बकरी 1 लीटर है, सांड पीपा था, लड़ रहा था। हमने एक देखा था उसमें एक अंकल ने ड्रिंक कर रखा, सांड से लड़ गए थे, 2 बार पटका सांड ने, तब भी लड़ रहे हैं फिर सांड ही चला गया। छोड़ो, तो ड्रिंक ना करो भैया, उसको इसको स्प्रेड भी करते रहो, क्योंकि बड़े हानिकारक रोग होते हैं इससे, हमारे क्या नाम, कैंसर टाइप के, जो लाइलाज बीमारी है, ठीक है। तो कभी भी ड्रिंक ना करो भाई। हमें बहुत लोग दिख जाते हैं परिचित के ही जो ड्रिंक ये होते हैं, तो हम बिल्कुल साइड से निकलते हैं, क्योंकि अगर 20 से निकले तो फिर अपनी केमिस्ट्री भूल जाएंगे। एथेनॉल या एथिल अल्कोहल फॉर्मूला लिख दिया CH3CH2OH। ऐसा मानते हैं कि हर अल्कोहल खराब होता है। आप लोग बचपन सुनते हो कि अल्कोहल मतलब शराब, एक्चुअली ऐसा नहीं है। सिर्फ एथेनॉल इज द कंपोनेंट ऑफ वाइन, नॉट शराब। अगर आप 100% पियोगे तो ऑन द स्पॉट आप ऊपर, बाय बाय, खत्म, गुड बाय लेकिन प्योर अल्कोहल, आप मेथेनॉल पी लो तो मेथेनॉल भी हमारी क्या होती है, टॉक्सिक। स्प्रिट को हम लोग मेथिलेटेड स्प्रिट कर देते हैं, अल्कोहल को हम डीनेचुरेटेड अल्कोहल कर देते हैं। इसलिए इसका जो दुरुपयोग है वो बंद हो जाए, क्योंकि बहुत अच्छी चीज है ये, इसका दवा में यूज करते हैं अल्कोहल का, बहुत अच्छी चीज होती है, लेकिन अब इसको लोग अदर वे में ले जाते हैं। लोग तो आर्डेक्स भी खा जाते हैं, अब लोग हैं स्प्रिट। और एक वाइटनर पहले आता था तो लिक्विड भर वाइट आता था, उससे नशा कर लेते हैं। नशे भाई नशा ही है वो, बहुत लोग सोते तो नशा हो जाता है उनको, सुबह उठ के नशा हो जाता है। तो ये हमारा अल्कोहल है, ठीक है। अब आपके में ज्यादा है नहीं, सीधा अल्कोहल की प्रॉपर्टी से स्टार्ट किया गया, सीधा अल्कोहल की प्रॉपर्टी से स्टार्ट किया गया। प्रिपरेशन अगर आपको सीखनी हो
तो जनरली अगर हम वाटर लाएंगे तो अल्कोहल कन्वर्ट कर देता है कुछ स्पेसिफिक कंडीशन के साथ। या हम अगर ग्लूकोज से बनाना चाहे तो ग्लूकोज से भी शराब बनती है, ग्लूकोज से, शराब नहीं, एथिल अल्कोहल, शराब नहीं बनती। ठीक है, तो अब हमारा एग्जांपल क्या होगा, यहां पे सीधा आपका बुक के अकॉर्डिंग आपकी सबसे पहले रिएक्शन दी गई है, रिएक्शन विद सोडियम। ये ऐसा टुकड़ा है जो हवा पानी में जलता है। अब अल्कोहल की पावर देखो, इसके अंदर ये भी नहीं जलता है। अगर आप सोडियम के टुकड़े को अल्कोहल डालो जलेगा ही नहीं, वो हाइड्रोजन गैस निकालेगा। लेकिन बी केयरफुल, अगर आप लैब में जाते हो तो जंपिंग टेस्ट देता है कभी कभी, और जंप जब होता है तो अनार बन के आता है। अगर आपकी खोपड़ी पे आ गया तो नोबिता बन जाओगे, कोई डोरेमोन नहीं बचाएगा। तो इसको सोडियम से दूर ही रहो, जितने टेस्ट हो पाते हैं। छोटा टुकड़ा अगर डालते हैं अगर लैब में हम, तो ये हाइड्रोजन गैस देता है जो पॉप साउंड से जलती है। पॉप साउंड पता है, पट पट की आवाज आती है। लेकिन देख के कोई पीछे से चिपका दे तुम्हारा, वो पट्टा होता है, वो पॉप साउंड नहीं, वो टॉप साउंड है। रिएक्शन में सोडियम, अगर हम एथेनॉल को सोडियम के साथ बर्न करें, प्लस क्या लिख दिया हमने, सोडियम, तो हमें पता कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन। कौन सी निकलेगी? अब यहां पे H कितने हैं, एक, यहां पे कितने हैं? अब बच्चे इसी में पूछते सर यहां पे तो अच्छे दिख रहे हैं हमें। ठीक है, दिखने का तो पूरी, फिर कहीं भी यहां भी दिख रहा है फिर, लेकिन हम सिर्फ इस H को नहीं देखेंगे ना, ये हाइड्रोकार्बन है। अगर इसको टच करेंगे तो ये भी चिल्लाएंगे ना फिर। अगर एक को आप पावर दोगे तो सब चिल्लाएंगे हमें पावर दो, सारे सेम है ना हाइड्रोकार्बन। आपके घर पे मानो बुआ आ जाए और 3 भाई में 2 को पैसा दें, तो खराब लगेगा। अगर छोड़ने स्टेशन बोल के आएगा पैसा नहीं दिए हो, नेक्स्ट टाइम देखते हैं। वही चीज यहाँ पे, इसको हम छू लेंगे, क्योंकि अल्कोहल के पास एक ही H है, चिल्लाने वाला कोई है नहीं। कितने H निकाले हमने? 2। यहां कितने हैं और यहां कितने हैं? 2 कर दिया, क्या बचा? 2CH3 CH2O, ये जगह खाली हो गई, यहां पे क्या आ गया, बैलेंस हो गई रिएक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत? दूसरी रिएक्शन आपकी इसमें आती है एस्टरिफिकेशन। क्या आती है? इसके एक और आता है हीटिंग इफेक्ट। क्या आता है? नहीं, इसमें भी है, एथीन में कंडीशन लिखवानी उसकी बेटा में। देखो सामने बेटा, अगर हम एथेनॉल को हीट करें, ठीक है, बहुत सारे बच्चे बहुत इंस्पायर हो जाते हैं क्लास देख के, स्पेशली फॉर ऑनलाइन, उनको होती प्रॉब्लम्स बहुत स्पेसिफिक, बिल्कुल माइंड से ना। बहुत लोग घर पे सोचते हैं कि गर्म करेंगे तो यकीन मैंने शराब घर पे गर्म करते हैं, लेकिन एक्चुअली एथेनॉल नहीं है वो। अगर दे भी देगा एथेन, तुम जान ही नहीं पाओगे कि दिया क्या है उसने। अब क्या करना है, इसको हम बर्न करते हैं, टेम्परेचर फिक्स है हमारा 170 डिग्री सेल्सियस, क्या है? या फिर अगर हम लाते हैं कंसंट्रेट H2SO4, क्या लाते हैं? इसको बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या बोलते हैं? तो H2O निकलेगा, क्या निकलेगा? H2O निकलेगा, OH यहां से, H यहां से, ठीक है। क्या बचा? CH2 डबल बॉन्ड। अब अगर मानो आप बोलो कि ठीक है सर, अगर हम लैब में करके देखें तो हो जानी चाहिए, बिल्कुल हो जानी चाहिए। अब आप बोलोगे सर एथीन पहचाने कैसे? सीधा यहां टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, ब्रोमीन वाटर डालो, कलरलेस हो गया एल्कीन है, यहां सी सकते हैं आप आराम से। समझ गए? कोई दिक्कत? भैया कंसंट्रेट H2SO4 एक होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या आता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब है डिहाइड्रेट करना, मतलब डिहाइड्रेशन पता है ना, एक बीमारी होती है डिहाइड्रेशन, गर्मी में हो जाती है, पानी पीते रहना चाहिए। डिहाइड्रेशन पता है क्या होता है? आई कांट एक्सप्लेन, कि बहुत कुछ होता है ना उसमें। तो डिहाइड्रेशन में एक्चुअली में क्या है, पानी की कमी होती है बॉडी में, तुम रिहाइड्रेशन सोल्यूशन लेते हैं, जो वो होता है क्या नाम, ORS घोल, उसमें लिखा होता है रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। अगर आप पढ़ते हो तो, लेकिन आप नहीं पढ़ते, बोलते भैया ORS घोल दे दो, बस खत्म, मतलब ही नहीं कोई। तो डिहाइड्रेशन का अपोजिट क्या है? डी का मतलब केमिस्ट्री में हटना, री का मतलब जुड़ना, ये केमिस्ट्री में होता है। तो इसमें क्या है कि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये कहीं भी देखेगा H2O को बाहर निकालेगा। अगर ये कहीं भी H2O को देखेगा बाहर निकालेगा। H2O में 2 चीजें होती हैं, H और OH। इसको यहां पे OH दिखा, इसने लात मारी, जब लात मारी तो किसको चाहेगा? H को, इसने H को यहां से घसीटा,
बच्चे बोलते हैं यहां से क्यों नहीं घसीटा, घसीट तो क्यों, ये सब यहीं से घसीट लोगे क्या? ये क्या करेगा फिर? तो AH यहां से, OH यहां से, क्या निकल गया? हो गया। अब आपको अगर लैब में चेक करना हो, ये कैसे चेक होगा? मानो क्वेश्चन पूछ दे कैसे चेक होगा जो कंपाउंड बना है ब्रोमीन वाटर से, अगर ये एथीन एल्कीन है, ये समझ में आ गया? अब एक आती है स्टीरिफिकेशन रिएक्शन, अच्छे से पता ही हम लोगों को स्टीरिफिकेशन रिएक्शन पता है कि नहीं पता है? स्टीरिफिकेशन में ईस्टर बनता है, इससे फ्रूटी स्मेल आती है, बहुत सारी चीजों में डाला जाता है जिसमें अच्छी से स्मेल आती है। हम खाते में लगता है कि हाँ स्मेल जो है वो फ्रूट की है या किसी चीज की है, शुगर केन की है, लेकिन एक्चुअली में शुगर केन फ्रूट नहीं है उसमें, एक्चुअली में ईस्टर पिया करते हैं हम लोग। हाँ हटा दे पहले इसको, नोट हो गया होगा ना ये। अब आता है हमारा स्टीरिफिकेशन, क्या आता है? चलो देखो भाई स्टीरिफिकेशन, अब एक क्लास इसके बाद रहेगी, वो क्लास रहेगी पूरी की पूरी चैप्टर नंबर 1 से लेकर 4 तक की एक्टिविटी। कोशिश ये रहेगी कि उसमें एक दो एक्टिविटी आपको हम लाइव परफॉर्म करें आपके सामने, आपके साथ। नहीं सोडियम को पानी से नहीं, क्योंकि कभी कभी जंप करता है फिर अनार बनने की संभावना है। क्या फायदा बुर्ज खलीफा में खोपड़ी पे आ जाए। जब तक हम बचाएं तब तक तुम्हारा जो है खोपड़ी पे फुटबॉल का स्टेडियम बन जाए, तो इसलिए थोड़ा सा नहीं, हम तो हेलमेट लगा लेंगे, फिर प्रोटेक्शन के साथ करेंगे। अब आता है स्टीरिफिकेशन रिएक्शन, आप लोग भी कैप लगा लेना। कैप के काफी यूज है, कैप जरूरी है, पन्नी ना हो आधा किलो आके आलू। स्टीरिफिकेशन रिएक्शन देखते क्या है भाई? अगर अल्कोहल रिएक्शन करता है कार्बोक्सिलिक एसिड से, ठीक है, तो हमारा बनता है ईस्टर प्लस वाटर। क्या बनता है? ईस्टर प्लस, और ईस्टर एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें फ्रूटी स्मेल आती है, ठीक है। अब देखो भाई, ये अल्कोहल है, इसमें अल्कोहल जब करता है किससे रिएक्शन, तो भाई OH निगेटिव H पॉजिटिव क्या निकाल दिया तुमने? H2O, क्या बचा? CH3 COO बन गया ईस्टर, ठीक है। इसके बारे में सबसे पहले बताया था कैटरीना कैफ ने। स्लाइस का ऐड किया था ना, तब बताया था एक बूंद का टेस्ट करके कि हाँ ये ईस्टर है। ये तुम्हारी रिएक्शन है, ठीक है। इसका नाम है हमारा मेथिल एसीटेट या मेथिल मेथेनोएट। सुन लो अगर आपको कंफ्यूजन हो, ईस्टर का जो IUPAC नॉमेनक्लेचर है वो होता है एल्किल। क्या होता है? एल्केनोएट। क्या नाम होता है? एल्केनोएट। प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए IUPAC नॉमेनक्लेचर में। अगर प्रोनाउंसिएशन दिक्कत करेगा तो फिर प्रॉब्लम होगी वाइवा के दौरान, लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ब्यूटेन को अब बटेन कर सकते हो, बटेन बटीन बटाइन, तो वहां पे नंबर कटाइन। नंबर आके 2-3 उड़ा देगा वो। तो यहां पे क्या बनेगा? एल्किल एल्केनोएट। अब एक कार्बन क्या है? मेथिल इथेनोएट। 2 कार्बन है ना यहाँ पे, इस टाइप से यहाँ पे मानते हैं, ठीक है। या फिर आप ये मान लो कि CH3COO, ये क्या है? एसिटिक एसिड। जब इससे H निकालते तो बन जाता है एसीटेट आयन। क्या बन जाता है? तुमने बोल दिया मेथिल एसीटेट। या फिर मेथिल कितने कार्बन? 2 एथेनोएट, या एथिल एथेनोएट अगर C2H5 होता। समझ गए? सिंपल है, कोई टफ नहीं है। हटा दें इसको। अब हम एक नई चीज पढ़ने जा रहे हैं, हमारा क्या? एसिटिक एसिड। क्या पढ़ने जा रहे हैं? जिसको हम बोलते हैं एथेनोइक एसिड। बहुत यूज है इसका, क्योंकि ये हमारा पड़ा होता है विनेगर में, और विनेगर को हम बहुत यूज करते हैं डेली लाइफ में। अचार में रहता है, चाउमीन लोग खाते हैं तो व्हाइट विनेगर डाला जाता है। हम लोग बोलते हैं ना कि भैया और डाल दो, और भैया इसको और व्हाइट खटा जाए चाउमीन। ज्यादा नहीं खाना चाहिए, स्पेशली मैंने हर क्लास में मना किया है। चाउमीन खाओ तो उसमें 3 चीजें बहुत बेकार पड़ती हैं। एक सोया सॉस, अजीनोमोटो तो बहुत ही खराब है, और फिर एक एसिटिक एसिड। ये अंदर जाके तीनों परमाणु बम बनाते हैं सीधा। आपकी पूरी बॉडी को बर्बाद कर रहे हैं। तो जितना ना हो पाए उतना ही ना खाओ, या अपना घर पे यूज कर लो, वो ज्यादा सही है।
बाद में भी तीनों ही लेनी पड़ता है। अब देखो भाई, हमारा आता है एथेनोइक एसिड। क्या आता है? एथेनोइक एसिड। हमें पहले से बहुत अच्छे से ये बात तो पता ही कर लो कि फॉर्मूला क्या होता है इसका भाई, CH3। अगर हम बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड का ये सेकंड मेंबर है। कि कौन सा मेंबर है ये? और ये 170 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होता है। ठीक है, ये फ्रीजिंग पॉइंट है और फ्रीज होके अपीयरेंस देता है ग्लेशियल की, इसलिए इसको बोलते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। पेपर में कभी भी आता है व्हाट इज ग्लेशियल एसिटिक एसिड, हमें लगता है कि ठंडा है ना ग्लेशियल जैसा, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, लेकिन रियलिटी में क्या है, जो अपीयरेंस है ना उसका वो ग्लेशियल जैसा होता है, दिखता है, तो उसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोल देते हैं। तो कह लीजिए ना 170 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होता है। माइनस नहीं, इतना नहीं है ना, फिर फ्रीज नहीं होगा, फिर तो फ्रीज होता है और अपीयरेंस देता है लाइक कैसा, ग्लेशियल। तभी इसको हम क्या बोल देते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। कोई दिक्कत? प्रिपरेशन अगर कोई, आप सोचो वो आपकी एनसीईआरटी में प्रिपरेशन नहीं दी है, मानो बोर्ड में प्रिपरेशन करो तो एनसीईआरटी में दी भी है, इनडायरेक्टली क्वेश्चन आ गया। कैसे आया? आपने अभी पढ़ा कि अगर हम एथेनॉल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो H2 हटता है और O जुड़ता है, क्या बनता है? बनाना एसिटिक एसिड। तो इनडायरेक्टली रिएक्शन पूछ दी उसने, भाई अल्कोहल का ऑक्सीडेशन तुमने अभी किया था, अभी तुमने एथेनोइक एसिड बनाया था, तो प्रिपरेशन दी गई है एनसीईआरटी में, लेकिन घुमा के दी गई। बस यही एनसीईआरटी जो पेपर आता है बोर्ड का 10th या 12th का, बोर्ड में सीधा बोलते हैं कि पेपर पूरा एनसीईआरटी से था और आपको लगता है कि एनसीईआरटी से पेज नंबर भी नहीं आया, एक्चुअली में ऐसे क्वेश्चन आ गए, सीधे है ही नहीं, सारे क्वेश्चन घुमा के दिए गए। अब एनसीईआरटी में बाकी लिख तो पूरी रामायण दी गई है, लिखी तो हर एक पॉइंट होगा, A to Z पॉइंट लिखे, लेकिन वो इतना कॉन्सेप्चुअल पूछ देते हैं कि बच्चा उसमें पूरा बिल्कुल 10 टायर ट्रक बन जाता है, पता नहीं करना क्या उसे। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ है, ज्यादा नहीं है। पहली प्रॉपर्टी है रिएक्शन में सोडियम क्या है, उसके पहले याद रखो कि 5% इसका हम वाटर से सोल्यूशन बना दें, कितना? 5%, तो हमारा क्या बन जाएगा वो? विनेगर। क्या बन जाएगा? विनेगर का यूज तो पता ही होगा आपको, पिकल्स में होता है, सैलेड्स में होता है, चाउमीन में होता है। चाउमीन तो बात ही छोड़ो। और ये जंक फूड, फास्ट फूड कभी नहीं खाने चाहिए, ये आपकी बॉडी को धीरे धीरे कम करते हैं, और एक टाइम बाद जब बॉडी बचेगी नहीं तब आप समझ में आएगा कि तो कम हो ही गई है। मतलब कल आप नहीं खाएंगे? नहीं नहीं, आप क्या करूं जब तक जियो सांस से जियो। अब इसकी पहली रिएक्शन आती है, रिएक्शन सोडियम। क्या आती है? तो सोडियम से रिएक्शन तो वही कॉमन है। अगर हम इसकी रिएक्शन कराएं सोडियम से, किससे कराएं? रिएक्शन विद सोडियम, तो हर एक स्टूडेंट आराम से करा सकता है। क्यों करा सकता है? इससे पहले का वीडियो देख लेना आप, जिसमें चैप्टर नंबर 1 और 2 का हमने 1 शॉट दिया था। चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाया था कि जब कोई भी एसिड, उसको देख लेना ध्यान से, जब कोई भी एसिड रिएक्शन करता है मेटल से तो कौन सी गैस देता है? हाइड्रोजन। और तुमने अभी पढ़ा ये क्या है? एसिड। क्या है ये? किसके पास जा रहा है? तो हाइड्रोजन गैस तो निकलेगी, समझ रहे हो? तो बस सिंपल रिएक्शन है, 2 मोल ले लिया यहां पर, 2 मोल ले लिया यहां पे, तुम्हारा बन गया सोडियम एसीटेट। क्या बन गया? और कौन सी गैस निकली? अगर तुम्हें प्रूफ करना हो मानो क्वेश्चन में, बोर्ड में, तो पॉप टेस्ट कर लेंगे इससे, समझ रहे हो? अगर तुम्हें मानो हम 2 बोतल दे दे, अब एक बोतल में देते हैं हम एल्कोहल, एथेनॉल, और एक बोतल में देते हैं एसिटिक एसिड। अगर हम तुमसे बोलेंगे अच्छा बताओ इनको आइडेंटिफाई करो, एल्कोहल कौन है और एसिटिक एसिड कौन है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे? देखो, पहला है कि एथेनॉल की प्लीजेंट स्मेल होती है और एसिटिक एसिड की थोड़ी नहीं होती है, प्लीजेंट टाइप की। दूसरा क्या है? बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं सर पी के, हम पिएंगे, गिर गए, एथेनॉल है, नहीं गिरे, एसिटिक एसिड है। और तीसरा लिटमस टेस्ट भी कर सकते हो ना, एथेनॉल न्यूट्रल दिखाएगा और जो एसिटिक तो एसिड है। सोडियम कार्बोनेट एसिड क्या करेगा? ब्लू को रेड कर देगा। मतलब सबसे सिंपल टेस्ट हम कोशिश करते हैं लिटमस से कर दे, लिटमस से सिंपल कोई टेस्ट है नहीं एसिड बेस को आइडेंटिफाई करने की। सोडियम और ये हर लैब में, बाकी रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट से करा सकते हो, सोडियम बाइकार्बोनेट से, लेकिन अगर हम बात करें बहुत सिंपलेस्ट मेथड तो हमारा वो लिटमस होता है, ठीक है? और अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में तो प्लीज लिटमस वाला ही लिखना,
और जरूर अगर आपको आ रहा है CO2 वाला बिल्कुल लिखो, लेकिन लिटमस का जरूर लिखना, ठीक है, जरूर से जरूर। ड्रिंक वाला मत लिखना, वरना नंबर भी फिर उसी टाइप के आ सकते हैं, ऊपर नीचे। अब तुम्हारा आता है एसिटिक एसिड की रिएक्शन आती है फिर अल्कोहल से, अभी पढ़ी हमने। अगर अल्कोहल से करेगा तो क्या बनाएगा, ईस्टर, इसको क्या बोलते हैं, ईस्टरिफिकेशन। अब ईस्टरिफिकेशन अगर हम बना ले, मानो कोई भी ईस्टर हमने बनाया CH3 COO अभी बनाया था हमने, CH3 COO और C2H5 क्या बनाया है। अब इसकी रिएक्शन करा रहे हैं कास्टिक सोडा से, किससे करा रहे हैं, क्या फॉर्मूला होता है, NaOH होता है ना। तो बहुत सिंपल चीज है भाई, O कैसा होता है, O पे चार्ज क्या होता है, सबको पता है कि जो O की खोपड़ी पे चार्ज क्या होता है, हर जगह O निगेटिव ही दिखेगा, ठीक है। Na पे खोपड़ी पे चार्ज कौन सा है, अगर टोपी नहीं लगा है तो तो Na चला जाएगा, यहां पे तुम्हारा बनेगा CH3 COO Na प्लस C2H5OH बना। ये क्या बना है, सोडियम एसिडेट, या इसको हम ये बोल सकते हैं इट इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बोल सकते हैं। भाई अगर तुमसे हम ये बोलेंगे, अच्छा बताओ CH3COOH एक एसिड है कि नहीं, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। हम तुमसे बताओ ये एसिड क्यों है, आप ये लिखो बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ H+ आयन। इससे पहले का वीडियो देखिए आप, उसमें हमने बताया था अगर H+ आयन है एसिड है, नहीं है नहीं होगा, कुछ और होगा। अगर हम इस H+ को हटा लें तो मतलब एसिड नहीं रहा, सॉल्ट बन जाएगा। देखो यहां पर H को हटा के क्या लगाया गया है, Na। इट इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड व्हेन एनी कंपाउंड कंटेन सोडियम इंस्टेड ऑफ H नोन एज सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इट इज नोन एज सैपोनिफिकेशन प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है ये, यहां पे बनते हैं साबुन, क्या बनते हैं, सैपोनिफिकेशन प्रोसेस। समझ में आ गया, ये सैपोनिफिकेशन है और साबुन डिटर्जेंट का यूज बहुत है, ठीक है। अब साबुन डिटर्जेंट में डिफरेंस क्या है, साबुन सोडियम पोटेशियम सॉल्ट होते हैं, ठीक, डिटर्जेंट सोडियम अमोनियम सॉल्ट होते हैं। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड के हैं, वो सल्फोनिक एसिड के होते हैं। डिटर्जेंट सल्फोनिक एसिड के होते हैं, ये किसका होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है। डिफरेंस दोनों में क्या है ये भी देख लो, दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर सोप जाएगा हार्ड वाटर के साथ तो जो उसमें आयंस होते हैं कैल्शियम के मैग्नीशियम के, उनसे रिएक्शन करके एक लेयर बना लेगा, वो लेयर अनडिजॉल्व होगी, उसको बोलते हैं स्कम। क्या बोलते हैं, स्कम आता है पेपर में, व्हाट इज स्कम। अब जब स्कम बना लेगा तो फिर उतना साफ नहीं करेगा जितना साफ होना चाहिए, तो हम डिटर्जेंट लाते हैं, डिटर्जेंट स्कम नहीं बनाता है। तो जो डिटर्जेंट है वो सॉफ्ट और हार्ड दोनों वाटर से लेदर ज्यादा देता है, और लेदर का मतलब ही क्या हमारा हो गया, एक तरीके का मिसेल फॉर्मेशन। अब जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा कपड़ा क्या हो जाएगा हमारा, साफ हो जाएगा। तो ये बहुत चीप डिफरेंस है बिटवीन तुम्हारा सोप एंड डिटर्जेंट। अमोनियम सोडियम, इसमें क्या होता है, सोडियम पोटेशियम, ठीक। और सॉल्ट सोप के दो पार्ट होते हैं, बताइए अच्छे से, डिटर्जेंट के भी दो पार्ट होते हैं, लेकिन एक में कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम पोटेशियम सॉल्ट होते हैं, और डिटर्जेंट सल्फोनिक एसिड का सोडियम और अमोनियम सॉल्ट होता है। दोनों में दो ही पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा टेल और एक क्या होता है, हेड। हेड पार्ट कैसा होता है, आयनिक, या यहां पे हम यूज करते हैं पोलर। क्या यूज करते हैं, पोलर, मतलब जिसपे चार्ज हो, Na+ या K+ होगा यहां पे। और ये वाला कैसा होता है, नॉन पोलर। क्या होता है, या कार्बन चेन। ये क्या होती है हमारी, कार्बन चेन। अब अगर हम बात करें कार्बन चेन की, तो क्या कार्बन चेन डिसॉल्व होगी वाटर में, कार्बन डिसॉल्व ही नहीं होता है ना। मानो घर जाके कोयला डालना पानी में, आप खुद देख सकते हो, सर्दी के टाइम में कोयला होगा भी, ठीक है, तो आप कोयला डाल के देख सकते हो कि डिसॉल्व होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो ये वाला हमारा कैसा रहता है, अनडिसॉल्व इन वाटर। इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक, मतलब वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। और इसी के काम ही है लेदर बनाना, क्योंकि वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा। अगर कोई भी फैट पार्टिकल है तो फैट पार्टिकल पे अट्रैक्ट होकर ये उसके चारों तरफ क्या बना लेता है, सर्कल। क्या बना लेता है, और वही हमारा होता है मिसेल, और उसी की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। और ये वाला कैसा पार्ट होता है, हाइड्रोफोबिक
फिलिक। फिलिक का मतलब ही होता है लविंग, और हाइड्रो मतलब क्या होता है? वाटर। वाटर लविंग पार्ट क्या होता है? हाइड्रोफिलिक। और जो वाटर से रिपेल पार्ट होता है, नॉट लविंग पार्ट है, वो क्या होता है हमारा? हाइड्रोफोबिक। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो जब कभी भी कोई भी फैट पार्टिकल आ गया, कैसा पार्टिकल आ गया, या अनवांटेड पार्टिकल आ गया जिसको हमें बाहर करना है कपड़े से, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गंदगी, क्या बोलते हैं? और अगर हम केमिस्ट्री में आ जाएंगे तो हमारा फ्लक्स हो जाएगा, ठीक है, या स्लैग हो जाएगा, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट नाम दे देंगे, या कोई पार्टिकल हो गया अनवांटेड, ठीक है। अब करना क्या है, देखो सबसे पहले मानो ये हमारा पार्टिकल है किसी भी सरफेस पे, इसमें, तो यहां पे ये जो पार्ट है वाटर का, ये क्या होगा, यहां पे अट्रैक्ट होगा, ठीक, जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है, और जो दो पार्ट है हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। अब हाइड्रोफिलिक पार्ट डिसॉल्व होकर किसके पास जाएगा? इसके पास, सरफेस से ऊपर करेगा, और जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो क्या करेगा? इसके आसपास, मानो ये पार्ट है, एक इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाएगा सर्कुलर। यही क्या होता है हमारा मिसेल, क्या होता है ये हमारी। अब देखो ये कौन सी चेन दिख रही है? कार्बन चेन, क्या दिख रही है? और ये वाला हमारा हेड पार्ट है। समझ गए? कोई दिक्कत? अब कुछ क्वेश्चंस करा रहे हैं, ठीक। 59। चलो पहला, 4-5 क्वेश्चन है, पांचों इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पहला क्वेश्चन करा रहे हैं उसके चांस 99% है वो क्वेश्चन एज इट इज या लैंग्वेज चेंज हो गए, आएगा जरूर इस साल, ठीक है। आपने इतनी देर साथ दिया है, 10 मिनट और, 10 मिनट में आपके 4 चैप्टर्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद आपकी 2 क्लासेस और रहेंगी, एक प्रैक्टिस क्लास और एक एक्टिविटी क्लास, और आई होप उसके बाद आपका बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड, अगर बोर्ड एग्जाम की बात करें 10th की, तो केमिस्ट्री पोर्शन आपका क्लियर हो जाएगा। केमिस्ट्री से जैसा क्वेश्चन आएगा आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा उसे करने का। यस, आफ्टर आई विल प्रोवाइड। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर हमारा बोर्ड में आया हुआ है, सीबीएसई बोर्ड में आया है क्योंकि सीबीएसई बोर्ड के हो आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड, मैं लैंग्वेज पढ़ने की जगह आपको मेन में जो पॉइंट है वो लिख रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड C2H4O2, क्या दिया गया है? C2H4O2 रिएक्ट विद एल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। जो ये रिएक्शन कर रहा है किससे कर रहा है? एल्कोहल से। किसके प्रेजेंस में कर रहा है? इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। आपको अच्छे से पता है कि अगर H2SO4 आएगा तो किसको लात मारेगा? वाटर को। किसको मारेगा? क्योंकि इट इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या है ये? इसके बाद बोल रहा है H2SO4 एंड फॉर्म कंपाउंड X। अब X की एंट्री क्वेश्चन में हो गई है। यहां से आपके अपने माइंड को बहुत स्टेबल रखना है, वरना अगर यहां से माइंड डाइवर्ट हुआ तो फिर सब डाइवर्ट ही हो जाएगा। अगला बोल रहा है कि अगर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करें, अगर इसका हम ऑक्सीडेशन करें, अगर हम करेंगे तो हमें मिलने जा रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या मिलने जा रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड मिलने जा रहा है, और जो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलने जा रहा है उसका फॉर्मूला सेम है C2H4O2 के जैसा। हिंट मिल गई, यहां से हिंट मिल गई। कार्बोक्सिलिक एसिड कितने कार्बन का है? 2 कार्बन का। क्या होगा? एसिटिक एसिड। अब बोला व्हाट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, व्हाट इज अल्कोहल, व्हाट इज एक्स। तो तुमको हिंट पहले दे दी उसने। कार्बोक्सिलिक एसिड की क्या है? 2 कार्बन का है। 2 कार्बन का बना लिया हमने CH3COOH। 2 कार्बन सेटिस्फाई, 4 हाइड्रोजन सेटिस्फाई, 2 हाइड्रोजन सेटिस्फाई, ठीक। अब क्या करना है? अल्कोहल, ये वो अल्कोहल है जो ऑक्सीडाइज होकर कितने कार्बन का अल्कोहल, कितने कार्बन का एसिड दे रहा है? 2 कार्बन का। मतलब अल्कोहल भी 2 कार्बन का होगा। कौन सा हुआ ये? CH3CH2OH। तो हमारे 2 कंपाउंड मिल गए, एसिड भी मिल गया और अल्कोहल भी मिल गया। अब तीसरा बताना है कि ये एक्स क्या है। तो एक्स बताने के लिए उसने किसका प्रेजेंस ला दिया है? इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। किसका ला दिया है?
और तुमने अभी पढ़ा है कि H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, किसको हटाएगा? वाटर को। तो OH यहां से हटाओगे, H यहां से हटाओगे, क्या निकल गया? H2O जो बचे लिख दो, CH3 COO CH2 CH3, ये आंसर हो गए सारे तीनों। ये भाई बोर्ड में क्वेश्चन इतना ज्यादा आ सकता है ना कि एनसीईआरटी में भी दिया गया है, बोर्ड में भी 3 बार आ चुका है, इस बार चांस अगर आपने, आपका मतलब सब अच्छा ही रहा तो फिर बात ही अलग। आई विश टू गॉड की क्वेश्चन फंस जाए, एंड आई ऑल्सो विश टू गॉड कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन ना फंसे जिसमें आप फंस जाओ। आप क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लो, और क्वेश्चन बहुत सारे होंगे, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो जाएगी, इसके टेंशन ना लेना। 50 इसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 का जो हमने क्वेश्चन सजेस्ट किया था, इसमें आपको सेम क्वेश्चन करना है। C3H6O दिया गया है, क्या दिया गया है? C3H6O दिया गया है, और बोला गया है कि इसके 2 पॉसिबल आइसोमर बनाओ। कभी भी पढ़े हैं तो बीच बीच में आपने पढ़ा होगा, जब कोई भी आप किसी का इंटरव्यू देखते होंगे तो बोलता है कि जो टीचर्स होते हैं कि टेक अ ब्रेक, पढ़ाई के बीच में छोटा छोटा ब्रेक, लेकिन ब्रेक लेना है, डिस्क ब्रेक नहीं। तुम ब्रेक ही ले लिए तो फिर दूसरे दिन पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या हमारा? C3H6O के पॉसिबल आइसोमर बनाने, अभी मैंने बनाए थे, एल्डिहाइड और कीटोन। क्वेश्चन अगला है कि हमें एथेनोइक एसिड की रिएक्शन करानी है NaOH से, कराइए, अभी कराइए स्टीरिफिकेशन, और करानी है एथेनॉल से, यही है, ठीक है? हमारी क्वेश्चन है कि एथेनोइक एसिड की रिएक्शन करानी है सोडियम हाइड्रोक्साइड से और एथेनॉल से। हाँ, तो एथेनोइक एसिड की एथेनॉल से तो तुम यही कर रहे हो, और NaOH से कराते थे तो अभी पढ़ा के सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, साबुन बनाया था हमने, घड़ी, वही वाला था ये। अब साबुन के भी बहुत टाइप्स होते हैं, ठीक, अलग अलग टाइप के ट्रांसपेरेंट साबुन आते हैं, मेडिसिनल सोप आते हैं, नॉर्मल सोप आते हैं, सब अलग अलग, कपड़े वाले सोप अलग आते हैं, बर्तन धोने वाला अलग आता है, और भी उसमें भी कैटेगरी आती है। तो एक्चुअली में जो कैटेगरी है, सब सोप का हल्का सा फॉर्मूला अलग होता है, कोई ग्लिसरीन ज्यादा मिलाता है, कोई कम मिलाता है, कोई NaOH मिलाता है, कोई KOH मिलाता है, कोई कुछ, बहुत सारे साबुन आते हैं, चले जाते हैं, बहुत से ऐसे आते हैं पता ही नहीं, विमला, प्रकाश, बहुत सी भट्टी आती किलो में, PSM, तो वो सब डिपेंड है कि उसकी मार्केट स्ट्रेटेजी क्या है। चलो भाई अगला क्वेश्चन हम कराएंगे, क्वेश्चन नंबर दिया गया है 62। ये रिएक्शन रिपीटेबल है, NaOH से करानी है, करा के देख लो, H2O निकलेगा। अभी कराया था C3H6O, एल्डिहाइड और कीटोन नहीं बना था। यस यस ब्रदर, जरूर, श्योर। अगर O2 लगा तो 2 ऑक्सीजन पूरी केमिस्ट्री में 2 ही जगह आते हैं, बस या तो ईस्टर बनेगा या कार्बोक्सिलिक बनेगा, वो किसी को 2 आते नहीं। 181 क्वेश्चन है हमारा, और क्वेश्चन हमसे कुछ पूछना चाह रहा है, व्हाट हैपन व्हेन एथेनॉल हीटेड एट हाई टेम्परेचर, पता है यार, एल्कीन बनेगा। और व्हाट हैपन व्हेन एथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम, पता है कि उसमें अनार बनेगा, H2 निकलता था ना। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 180, पेज नंबर 181 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है C2H6 में कितने कोवेलेंट बॉन्ड हैं? तो भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लास्ट टाइम भी कराया था, आप गिन सकते हो C2H6, और गिनती आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो भाई 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 6 7 आंसर, ठीक है? आप आराम से, मतलब बहुत फास्ट नहीं करना है, वहां पे बहुत आराम से चीजें गिननी है। अगर एक भी दिक्कत करोगे तो, क्योंकि ये केमिस्ट्री है, इसमें पहला गियर फिर चौथा गियर, दूसरा तीसरा नहीं आता है, स्टेप मार्किंग में 4 नंबर या 1 नंबर, तो गलतियां आपसे कोशिश करो कि ना हो। गिनती पहाड़े याद कर लो, टाइम है, चौपतिया लेके याद कर लो, काम आएगा। दूसरा क्वेश्चन है, ब्यूटेनोन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड। क्वेश्चन सिंपल है, लैंग्वेज मैं बस कवर करा रहा हूं। ब्यूटेनोन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड विद द फंक्शनल ग्रुप ऑफ व्हाट? कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, अल्कोहल, कीटोन, ठीक है?
तो थैंक्स टू एवरीवन। नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहना, इंपॉर्टेंट है, एक्टिविटी की है, और उसके बाद वाली जो क्लास है वो रियल क्लास है। आपने 4 क्लास से कितना सीखा, मतलब मोर देन 50 क्वेश्चंस 1 आवर में कंप्लीट।